नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। इटावा में आखिर बवाल क्यों? क्यों आखिर सनातन को टारगेट किया जा रहा है? क्यों आखिर सनातन को बांटने की कोशिश हो रही है? और क्यों आखिर हिंदुओं पर प्रहार किया जा रहा है? इटावा में जो घटना हुई उसने शर्मसार कर दिया है। कुछ लोगों ने मारपीट की तो वहीं कुछ लोगों ने हंगामा भी किया। लेकिन अब इस मामले को तूल देने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? क्यों आखिर हिंदू को बांटने के लिए हर कोई लगा हुआ है? ये सवाल आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इसलिए भी पूछ रहा है क्योंकि ये समाज की बात है। व्यासपीठ वो स्थान जहां से समाज को अच्छाई और बुराई के बारे में बताया जाता है, जहां से समाज को एक आईना दिखाया जाता है। जिस व्यासपीठ पर ज्ञानी आदमी बैठता है, जिस व्यासपीठ पर सच्चा आदमी बैठता है, जिस व्यासपीठ पर महिलाओं का सम्मान करने वाला शख्स बैठता है। लेकिन इटावा में जो हुआ वो भी गलत हुआ। ब्राह्मण समाज के लोगों ने यादव समाज के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। महिलाओं के पेशाब से छिड़काव किया गया। ऐसी भी खबर आने लगी कि हम ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन आपको बताना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही कि आखिर इस मुद्दे को इतनी हवा किसने दी और आखिर जो हुआ वो कैसे सही और कैसे गलत है? क्या अभी भी इस मामले में कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है? आज हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो किसी ने नहीं पूछे होंगे। सवाल ये कि क्या किसी सनातनी की चोटी काटना उसका अपमान नहीं है? आखिर आपको किसी ने ये अधिकार कैसे दिया कि आप खुलेआम मारपीट करें? ये हिंदुस्तान तो वो हिंदुस्तान है जहां पर रसखान के गीत सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। आज उसी हिंदुस्तान में इतना बवाल, आज उसी हिंदुस्तान में ये अब शर्मसार कर रहा है। और क्या जो हमको दिखाया जा रहा है क्या वो सच है? संत कबीरदास ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। लेकिन यूपी में कथावाचक की जाति को लेकर बवाल हुआ है। इस पर सियासत की रोटी सेकने की कोशिश हो रही है। ये सब तब हो रहा है जब कथावाचक बदसलूकी मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें जेल भेजा गया है। ये तब हो रहा है जब कथावाचक पर 2 आधार कार्ड मामले में पहचान छिपाने को लेकर और महिला के साथ छेड़छाड़ मामले में केस दर्ज हो चुका है। जब सब कुछ कानून के अधीन है तो फिर इस पर बवाल आखिर क्यों? इटावा में, दांदरपुर में आज यादव संगठनों ने जमकर बवाल काटा है। पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। मामला पब्लिक से जुड़ा हुआ है, 2 जाति से जुड़ा हुआ है, तो यूपी से लेकर बिहार तक इस पर राजनीति देखी जा रही है। लेकिन संत का स्वभाव ईश्वर की भक्ति और ध्यान वाला होता है, मार्ग सत्य का होता है। अपने जीवन से वो दूसरों को प्रेरित करते हैं। ऐसे में साधु की जाति क्यों पूछी जा रही है? साधु, संत या कथावाचक वो व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान और सच्चाई के मार्ग पर चलता है और जो अपने आचरण, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करता है। हिंदू धर्म और दूसरे भारतीय धर्मों में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है। फिर सवाल ये कि कथावाचकों के साथ ये बदसलूकी आखिर क्यों की गई? बदसलूकी हुई तो कार्रवाई हुई, कथावाचकों पर धोखाधड़ी के आरोप लगे तो केस दर्ज हुआ। मामला कानून के समक्ष है तो फिर इस पर राजनीति आखिर क्यों हो रही है? क्यों अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जाति विशेष का चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आज उसी मुद्दे पर सवाल दागे जाएंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद रहेगा जिनसे सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले सियासतदानों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने हर एक क्षेत्र में कुछ नया किया है, लीक से हट करके कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। उसकी एक झलक अभी यहां मंच के माध्यम से आपको देखने को मिली और प्रदेश के परसेप्शन में आया हुआ बदलाव ये इसी का परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी
पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है, तो उन्हें जिससे लाभ होगा वो सब हो जाएगा। जैसे एक चैनल मैंने देखा, उनके पत्रकार पूछ रहे हैं कि यादव सब काम कर लेते हैं। अरे मैंने कहा ये क्या कह रहा है भाई पत्रकार, कि सब काम कर लेते हैं यादव। सोचिए आप, मतलब इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जब आपका साथी गया तो वहां के लोगों ने बोला हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि अपमान जिसका हो, अपमान नहीं होना चाहिए, चुटिया नहीं कटनी चाहिए और पेशाब से स्वच्छ नहीं करना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए खास पैनल भी जुड़ चुका है और एक एक करके उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। जेपी लोहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। जेपी जी बहुत स्वागत है आपका। राकेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता सपा से हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। साध्वी विश्वरूपा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। साध्वी जी बहुत स्वागत है आपका। और अजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अजय तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले साध्वी विश्वरूपा जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी, चूंकि आप धर्मगुरु हैं, इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आप समझती है। और अब जिस तरह से अगर साधु संत ही असुरक्षित हो जाएंगे, एक कथावाचक से अगर उसकी जाति पूछी जाएगी और फिर उसके साथ अगर इस तरह से हिंसा होगी, तो फिर आम जनता को क्या संदेश मिलेगा? से अपूर्वा जी, बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है और मैं इसका सारा पहले दिन से ही मैं देख रही हूँ, बहुत ही गलत हुआ है। परंतु इसको जिस रूप में अब दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, बिल्कुल ही इसको दिशाहीन कर दिया गया है। ठीक है, वो कथावाचक थे, कथा करने आए थे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कथावाचक कौन हो सकते हैं, किन्हें कथा करनी चाहिए, या कथावाचक का आचरण कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए ना। देखिए, जो हुआ वो एक आपराधिक घटना थी। ये पूरा भारत ने देखा, सभी मान रहे हैं कि ये दो पक्षों की जो घटना हुई है बहुत गलत हुआ है और जिसने किया उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। परंतु जिसको एक अलग रूप दिया जा रहा है, राजनीतिक रूप जो अलग दिया जा रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं स्वयं कथा करती हूँ और हिंदू धर्म गुरु भी हूँ। मेरी एक ड्यूटी भी बनती है बताना कि कथावाचक को सबसे पहले सच्चा होना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहला एक नियम होता है कि जो भी व्यास गद्दी पर बैठे उसे सत्य का साथ लेना चाहिए। तो यहाँ जो कथावाचक थे, और उन्होंने तो बहुत बड़ी आपराधिक घटना की। अगर उसे देखा जाए, संविधान को एक तार कर दिया उन्होंने। कोई भी व्यक्ति दो आधार कार्ड कैसे रख सकता है, दो पहचान पत्र कैसे रख सकता है? ये बहुत संदिग्ध मामला है। जो हुआ उनके साथ, जो यजमान ने किया, निश्चित रूप से उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत गलत किया, उनकी सजा मिलनी चाहिए। हम पूरा संत समाज बिल्कुल इस मामले में, अगर वो झूठ नहीं बोलते, अगर वो दो आधार कार्ड नहीं रखते, वो उनकी पत्नी के साथ या किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, तो पूरा संत समाज आज वहीं पर उनके साथ खड़ा होता। परंतु एक ये आपराधिक घटना थी, आपराधिक मामला है, इसको इतना बड़ा राजनीतिक रंग देने की कोई भी आवश्यकता नहीं। ठीक है जी। अजय तिवारी जी, क्या धार्मिक आयोजनों में भी जाति और पहचान सबसे ऊपर हो गया है? अभी आपने साध्वी विश्वरूपा जी को सुना, उन्होंने कहा कि एक कथावाचक की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसे सच्चा होना चाहिए, और यहाँ पर पहला झूठ तो यही था कि उसके पास से दो आधार कार्ड मिले हैं। और यह भी आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि हम इन चीजों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उसने, वो जो कथावाचक आए थे, उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की है। और ये चीजें अगर सिद्ध हो गई हैं, तो भी जिस तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ है, क्या वो होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं भारत देश की 140 करोड़ जनता को, उससे ज्यादा जनता को प्रणाम करता हूं और आपके पैनल को प्रणाम करता हूं।
अभी साध्वी जी जो बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी, मैं उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन जी इस भारत देश में नहीं, इस विश्व में एक वर्ण जो बांटा गया है, वर्ण यानी कि वर्ण में विप्र, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्यों बांटा गया था? यानी उस समय एक ज्ञानी व्यक्ति को ही विप्र माना गया, और आज जो ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं गीता के, गीता उठाइए और भागवत गीता के 8वें श्लोक में 65 नंबर पेज पर लिखा हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति वैदिक ज्ञान प्राप्त कर लेता हो और वह वैष्णव ना हो, मतलब वैदिक ज्ञान तो है पर वह खुद शराबी हो, खुद कबाबी हो, खुद वह गलत काम करता हो, तो वह व्यक्ति भी गुरु नहीं बन सकता। ये बिल्कुल सत्य है कि किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, एकदम बिल्कुल साफ लिखा हुआ है उस श्लोक में, कोई भी व्यक्ति अगर वैदिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह वैष्णव है, सात्विक है, सत्य वचन बोलता है, तो उसे कथा वाचने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वह किसी भी जाति का हो, वह कथा बांच सकता है। ऐसे में एक बात और याद आती है कि आज जिस तरह से इस देश की परंपरा चल रही है, बिहार में जाति जनगणना यानी कि 3000 जातियां और 25,000 उपजातियां, आप समझिए कि इनकी गणना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संस्तुति कर दी है कि भाई गणना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये गणना 1 रुपए में खर्च करेंगे और तब करेंगे तो वो 1 रुपया तो जनता का खर्च होगा। इसमें आप 3 गणना कर लीजिए ना। एक गणना ये भी कर लीजिए कि इस देश में कितने धर्म रहते हैं, एक गणना ये भी कर लीजिए कि इस देश के हर राज्य में कितने प्रवासी रहते हैं। और ये प्रवासी शब्द जो मैंने कहा वो इसलिए कहा कि भारत देश के किसी भी चीफ मिनिस्टर को, किसी भी मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम है कि वह जिस राज्य में है उस राज्य में कितने प्रवासी रहते हैं, जबकि माइग्रेशन डोमिसाइल के चलन है। और आदरणीय अखिलेश जी जिस तरह से राजनीति की बात कर रहे हैं, ठीक है, यादव हो, शूद्र हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, यदि कथा कर रहे थे करें, लेकिन 2-2 आधार कार्ड बनवाना, महिलाओं का छेड़ना, क्या यह गुरु का काम है? अरे पहली गुरु माँ और दूसरी गुरु। तो गुरु की बात तो मैं, इस पर मुझे याद आ रहा है कि मैं आपको किसी के छूने मात्र से किसी की तस्वीर बदल जाए, यानी ब्रह्मा जी जब वह रूप बदलते हैं तब मानव के शरीर, नाक, आपका नाक अलग है, मेरा नाक अलग है, मेरा मुंह अलग है, ब्रह्मा जी ने रचना की, यानी किसी के छूने मात्र से किसी की तस्वीर बदल जाए और किसी के बताने मात्र से किसी की तकदीर बदल जाए, उसे गुरु कहते हैं। ये गुरु है जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, ये गुरु है जो कथा बांटते हैं, ये गुरु है जो ज्ञान बांटते हैं। आप किसी भी जाति को ज्ञान बांटने से नहीं रोक सकते, लेकिन आचरण को देखना पड़ेगा। ये मेरे माथे पर तिलक लगा हुआ है, मैंने नीली शर्ट पहनी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत देश की प्रत्येक जनता इसको समझे कि आप भी कथावाचक बन सकते हैं। ठीक है अजय तिवारी जी, क्योंकि देखिए अब मामला धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने यहाँ पर यादव वाला जो कार्ड खेला है, राजनीतिक रंग लेने नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने घृणित कार्य किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, चलिए लेकिन यह भी सजा देनी जरूरी है कि आपने डबल आधार कार्ड क्यों रखा, आपने कथा में आपने महिलाओं को क्यों छोड़ा, दोनों को ये इस बात के लिए सजा मिलनी चाहिए। ठीक है अजय तिवारी जी, देखिए यहाँ पर 2 चीजें क्लैश हो रही हैं। पहली चीज ये कि यहाँ पर जाति पूछकर इन दोनों की पिटाई की गई, चोटी काटी गई, जो कि बहुत ज्यादा अमानवीय है। दूसरी चीजें ये क्लैश हो रही हैं कि इनके पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। अब यहाँ पर मामला कहीं ना कहीं धार्मिक भी हो जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी लेता हुआ नजर आ रहा है। लोहिया साहब, आपसे जानना चाहूंगी क्या राय है इस पर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और क्या समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मसले को जिस तरह से एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है, उस पर क्या स्टैंड है बीजेपी का? देखिए, पहली बात तो ये इस प्रकार की
किसी की चोटी काटना या किसी के साथ इस प्रकार की अभद्रता होना हम्म कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक गलत धारणा है। दूसरी बात, हमें ये भी देखना है, चाहे कोई साधु हो, संत हो, चाहे कोई कथावाचक हो, तो किसी भी देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को ये आजादी नहीं है कि किसी महिला के साथ गलत व्यवहार करे। देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि दो दो आप आधार कार्ड रखें, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, जो लोग इसको राजनीतिक रूप से इस मामले को इतना बड़ा तूल दे रहे हैं, वो स्वयं कल तक पत्रकारों की जाति पूछने का काम कर रहे थे। अगर किसी की जाति पूछ ली गई देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो गई, क्योंकि कल तक पत्रकारों से वही जाति पूछने का काम कर रहे थे, जाति जनगणना कराने का वही काम कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है इस मामले को इतना राजनीतिक तूल देना, ये कहीं ना कहीं चुनाव के लिए लोग पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा, किसी भी कथावाचक को, किसी भी साधु संत को या देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को हमारी किसी भी महिला, बहन, माँ, बेटी के साथ में दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। और वो कानून अपना काम कर रहा है इसमें, लेकिन जो लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं उनको लेकिन अखिलेश यादव तो यहाँ पर इनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, वो ये चीजें शायद भूल जा रहे हैं कि किस तरह से उनके पास 2 आधार कार्ड मिले हैं, उन्होंने छेड़छाड़ भी की है। वो तो सिर्फ इसलिए साथ दे रहे हैं कि ये दोनों कथावाचक यादव हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि का एक अपने बहुत बड़ा मुहावरा हम लोगों के बीच में पढ़ा जाता है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, जब इंसान के विनाश होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज अखिलेश यादव जी का जो राजनीतिक पतन है वो लगभग धरातल पर है। और वो क्यों है? वो इसीलिए है, जो इंसान व्यक्ति की जाति में, व्यक्ति के धर्म में विश्वास रखता हो और जातियों में लड़ाने का प्रयास करता हो, जो कि सूबे का मुख्यमंत्री रह चुका हो, उनको ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी अपनी राजनीतिक जमीन बिल्कुल खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आज गुंडाराज समाप्त हो चुका है। योगी जी की सरकार है, बहुत अच्छे से वहां सरकार काम कर रही है, और अब फिलहाल इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। ठीक है लोहिया साहब, मैं लौटूंगी। अब देखिए, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। अब देखिए किस प्रकार से इसको राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। कहां किस प्रकार के जो संगठन है, अराजक लोग आज वहां पर जाकर के पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो किसने अधिकार दिया ये सब करने का? ये केवल एक साजिश है, और इस साजिश का बहुत जल्दी भंडाफोड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, राकेश प्रजापति जी, क्या पक्ष रखेंगे आप इस पे? और अब जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पे तो इन दोनों जो कथावाचक है इनके पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये यादव है। अब यहाँ पर यादवों वाला वोट बैंक खेला जा रहा है। अपूर्वा जी, अभी सारे वक्ताओं को मैंने सुना और सबकी भावनाओं को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि शूद्र का वर्ड कई बार यूज किया गया, और सभी की भावना वही है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए वेद प्रवीणा। शूद्र कितना भी गुणवान हो जाए, लेकिन उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। विप्र कैसा भी हो, कितना भी अधर्मी हो, कितना भी पाखंडी हो, कितना भी शराब पीता हो, मदरा पीता हो, लेकिन उसकी पूजा होनी चाहिए। मैं देखिए अपूर्वा जी, आपने भी शायद 5-6 वीडियो वायरल हुई है, उस दिन की 5 या 6 वीडियो वायरल हुई है। किसी भी वीडियो के देख करके कोई भी व्यक्ति ये बता दे वहां पर छेड़खानी की कोई घटना हुई हो, छेड़खानी की एक शब्द प्रयोग किया गया हो, एक नॉट ए सिंगल वर्ड यूज किया गया, नॉट ए सिंगल वर्ड कोई बता दे। अरे कैसे आप उसको रस्सी का सांप बना दो, सांप का रस्सी बना दो, कुछ भी कर सकते हो। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, शासन आपका है, तानाशाह आपका है, कुछ भी बना दो। आप बताइए 6 वीडियो में, कोई भी 6 वीडियो जो वायरल हुई है, उन 6 वीडियो में आप देखिए किस तरीके से उन लोगों का मुंडन ताकि अंगों से खेला जाता है। आपने वो भी वीडियो देखी होगी, किस तरीके से पैर छूने के लिए चलता है, पैर नहीं छुलवाए जाते, बल्कि ये कहा जाता है नाक रगड़ो। किस तरीके से उस महिला का मूत्र से गंगा से जैसे वो किया जाता है, वैसे पवित्र करने का काम किया जाता है। यहाँ भी मैं शूद्र की तरह बैठा हूं, मैं तो कह रहा हूं
आज इस देश में मुंह से रखने पर सजा दी जाती है। आज इस देश में घोड़ी चढ़ने पर सजा कर दी जाती है। आज इस देश में अभी अलीगढ़ की कल की घटना है। अलीगढ़ की कल की घटना है, एक दलित समाज का व्यक्ति उस मंदिर में आश्रय दे दिया जाता है, लेकिन जैसे ही पुजारी को पता चलता है ये दलित समाज का, उसके साथ मारपीट की घटना की जाती है। और जो बार बार एक बात कही जा रही है आधार कार्ड की, उसमें पहले ही उन्होंने कह दिया था कि आधार कार्ड मेरा एक ही है, और दूसरा आधार कार्ड किसका बनवाना है? आज कितने आधार कार्ड बन सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आधार नंबर एक होता है, एक नंबर से एक ही आधार कार्ड बनेगा। ये बेवकूफी वाली बातें बंद की जाए। आप कितने आधार कार्ड बनवाएंगे? मैं बता देता हूँ किसका। आपका अपूर्वा सिंह, आपका अपूर्वा राजपूत से बन जाएगा, अपूर्वा मिश्रा से बन जाएगा। कैसे बातें कर रहे हैं? पहले ही उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि मेरा आधार कार्ड एक ही नाम से है, उसको गलत तरीके से बनाया गया। आप पूरी तरीके और उस महिला के लगातार बयान देखिए, कभी एक किसी भी चैनल पर एक जैसा बयान, मैं लगातार उन महिला के बयान सुन रहा हूँ, एक बयान कोई भी कहीं भी स्थिर नहीं है। कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ बयान आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक धंधे पर चोट लग गई है। मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ, ये धंधा समझ रखा है इस धंधे का। इस धंधे का भाई एक क्या बताइए, अभी हमारी जो विश्वरूपा जी बैठी हुई है, वो कह रही है व्यास गद्दी पर कोई बैठ सकता है। जब व्यास गद्दी पर यादव बैठ गया, और हमारे अभी ये भी जेपी लोहिया जी भी कह रहे थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाति तो यही तो बात कही जा रही है कि कोई भी बैठ सकता है। अब जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसने जो अपराध किया उसे सजा मिलनी चाहिए, तो जो उन्होंने गलतियां की उसे क्यों छुपा रहे हैं? विश्वरूपा जी, राकेश जी तो कह रहे हैं कि चाहे कितने भी आधार कार्ड बन जाए, अगर वो एक ही नाम से आधार कार्ड चाहे कितने भी बन जाए, वो कोई अपराध नहीं है। नाम भी दो है अपूर्वा जी, नाम भी दो है उसमें। ये बात मैं बड़े हैरान हूँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये अभी जेपी लोहिया जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने जाति शुरू की है। हाँ, जाति उन्होंने इसलिए की है, जाति जनगणना की इसीलिए की है। मैं राकेश जी से बात पूछना चाहती हूँ। राकेश जी, अब इसका ये मतलब नहीं है ना कि यादव संगठन जहाँ पर 2000 के करीब लोग पुलिस पर हमला कर दे, ये तो इस समस्या का समाधान नहीं है कि वहां पर 2000 लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, पुलिस पर हमला कर देते हैं, ये इस समस्या का समाधान नहीं है। अपूर्वा जी सुन लीजिए, साइलेंट होकर के सुन लीजिए प्लीज। पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश के अंदर करड़ी सेना तांडव कर रही थी, आगरा के अंदर रोडों पर कर रही थी। कई बार हमला हुआ है, अभी माता प्रसाद पांडे के ऊपर हमला हुआ है। कभी पुलिस ने एक लाठी नहीं चलाई, कभी पुलिस ने गालियां नहीं दी। आज हवाई फायर पर उतर गए। ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, झूठ मत बोलिए। अरे ये दोहरा चरित्र है। मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये सुन लीजिए, सारी बातों का जवाब मैं देना चाहूंगी। राकेश जी की सारी बातों का जवाब मैं देना चाहूंगी। आप झूठ बोल रहे हैं। आप ठीक है, अब एक एक करके साध्वी विश्वरूपा जी जवाब देंगे आपके तमाम सवालों का। राकेश जी, अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। ठीक है, अब रुक जाइए, आपके तमाम सवालों का जवाब दे रही हैं साध्वी विश्वरूपा जी। जी, सबसे पहले तो मैं राकेश जी से पूछना चाहूंगी, ये पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसका मतलब देखिए समाज में एक मतलब सब एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। क्या आप कैसी बातें करें कि एक व्यक्ति मुकुंद अग्निहोत्री भी हो सकता है और यादव भी हो सकता है, आधार कार्ड बना सकता है, और साथ ही साथ उसका विजिटिंग कार्ड पंडित आचार्य मुकुंद मणि जो भी उनका नाम है, वहां भी उसने अपनी यादव जाति छुपाई हुई है। तो ये कैसी बातें कर रही है? अरे रुकिए विश्वरूपा जी, सुनिए माता जी बोलिए, पहले आप सुनिए बेटा, सुनिए राकेश बेटा, सुनिए आप मेरी बात। तो आप सुनिए, एक एक करके ठीक है, एक एक करके जवाब दीजिए। राकेश जी, एक बार आप जवाब सुन लीजिए। आपका जवाब दे रहा हूँ मैं। आपने कहा पंडित लगा हुआ है उनके नाम के आगे, क्या बात है? पंडित नहीं लगा सकता? मैं पंडित अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता क्या? बिल्कुल आप लगाइए। सुनिए मेरी बात सुनिए, विद्वान अग्निहोत्री का मतलब क्या होता है, मुझे ये भी बता दीजिए साथ के साथ। अगर उन्होंने अपने नाम के पीछे अग्निहोत्री का मतलब क्या होता है, ये भी बता दीजिए। आज एक बात सुन लीजिए, आज विश्वकर्मा समाज के लोग शर्मा लगाते हैं।
आज जाति के देख करके नहीं तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, सुनिए, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई। मेरी बात सुनिए आप पहले। उन्होंने जो अपराध किया उसका ये बहुत बड़ा अपराध है और ठाकुर लगाते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप दोनों देखिए, अब आपस में बहसबाजी नहीं, आपस में बहसबाजी नहीं। एक एक करके अगर आप जवाब नहीं सुन सकते राकेश जी, अगर आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं तो सर फिर ऐसे नहीं चल पाएगी ना चीजें। अगर आपने सवाल पूछा है और वो जवाब देने की कोशिश कर रही हैं, आप बीच में काउंटर कर रहे हैं। अजय तिवारी जी से मेरा सवाल है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, अजय तिवारी जी से मेरा सवाल है भाई। ये नहीं सुनेंगे किसी के। नहीं राकेश जी, इस तरह से सर चर्चा नहीं चल पाएगी। अजय तिवारी जी से मेरा सवाल है। अजय तिवारी जी, आखिर इन चीजों की शुरुआत हम किस तरह से देखें? एक कथावाचक कथा करने के लिए जाता है, फिर उससे उसका धर्म पूछा जाता है, उसकी जाति पूछी जाती है, और अब जिस तरह से इटावा में प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारी उस गांव में जाने वाले लोगों से उनका धर्म पूछ रहे हैं, उनकी जाति पूछ रहे हैं, यहां तक ये चीजें आ गई हैं। आपको बताऊं, ये राकेश प्रजापति जी बार बार जो है ये संबोधन कर रहे हैं, शूद्र शूद्र शूद्र। क्या इस देश में शूद्र महान नहीं होता? शूद्र नागरिक नहीं है? हर शूद्र अगर चाहे तो अपने नाम के आगे पंडित लगा सकता है, लेकिन सवाल साध्वी जी का वो सुनने के तैयार नहीं है। आप जिस तरह से जाति पूछने का जो सिस्टम है, पहले तो ये है कि साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने ये गलत काम किया है उसको सजा मिली, उसको जेल भेजा गया, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसको राजनीतिक रूप देने का काम, जैसे अभी राकेश प्रजापति जी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, शूद्र शूद्र शूद्र। अरे भैया, इस देश का शूद्र महान है, भीमराव अंबेडकर महान है। जो शूद्र का मतलब है जो कम पढ़ा लिखा था उस समय। आज तो यादव ज्ञानी है, आज तो कौन सा शूद्र है जो ज्ञानी नहीं है? आज मायावती मुख्यमंत्री है, आज एक से एक विद्वान लोग, जो यादव लोग जो है कथावाचक है। ऐसा थोड़ी है, यादवों का सम्मान, हर जाति का सम्मान होना चाहिए। जातियां चाहे कोई भी हो, वह पंडित लिखेंगे अपने आगे, पर जो अग्नोत्री लिख दिया, ये कैसे संभव हो सकता है? पंडित यादव हो सकता है, पंडित राकेश प्रजापति हो सकता है। आप बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं? जाति की बात मत करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय राकेश प्रजापति जी, ये राजनीति को रोकना है। ये जो षड्यंत्र खेल करके राजनीति करने का काम कराया जा रहा है, इसे रोकना है। और मैं बता रहा हूं और सारी जनता को कहना चाहता हूं, मेरी उंगली में हीरा है, मेरे माथे पे चंदन है, इस देश की हर जाति का करता अभिनंदन है। चाहे यादव हो, प्रजापति या हो कोई पंडित, मेरे हृदय से पूछो, सबका अभिनंदन है। आदरणीय, ध्यान रखिए, हर जाति हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन राजनीति करने के लिए जाति का इस्तेमाल करना, धर्म का इस्तेमाल करना, मंदिर का इस्तेमाल करना, लुटेरों का इस्तेमाल करना और एक दूसरे को लड़ाना। अरे विकास की लड़ाई लड़िए ना, राज्य की विकास की लड़ाई लड़िए, युवा की बेरोजगारी की लड़ाई लड़िए, प्रवासी की लड़ाई लड़िए, बलात्कार की लड़ाई लड़िए, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़िए, गुंडों के खिलाफ जाइए, भूमाफियों के खिलाफ जाइए। अरे तोड़ फोड़ हो रही है, तोड़ फोड़ के खिलाफ जाइए, जो गलत तोड़ फोड़ हो रहे हैं उसके खिलाफ लड़िए। आप चले आए जाति के ऊपर राजनीति करने के लिए। ठीक है अजय तिवारी जी, लेकिन देखिए जो कथावाचक हैं उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जब वो कथा करने के लिए जाते हैं तो ब्राह्मणों ने उनसे उनकी जाति पूछी। अब यहाँ पर तो ब्राह्मण वर्सेस यादव वाला फैक्टर देखने को मिल रहा है ना, कि क्या ब्राह्मणों की ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके होते हुए यादव समाज का कोई व्यक्ति आए और फिर कथा करे। ब्राह्मण चाहे कोई भी हो, अगर मांस मदिरा का सेवन करता है, अगर ब्राह्मण वो नालायक झूठ बोलता है, तो वो गद्दी पर बैठना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण नालायक है जो आदमी मांस मदिरा का नर्तक यूज करने के बाद गद्दी पर बैठता है। क्या बात कर रहे हैं? इस ब्राह्मण, ये विद्वान वही हो सकता है
जो वैष्णव बन सके, विद्वान और पीठ गद्दी पर वही बैठ सकता है जो सत्य बोल सके। यानी वो और वैदिक ज्ञान प्राप्त किसी कर भी सके। जाति का हो, कथावाचक बन सकता है, जो तमाम आपने भी बिल्कुल। रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, अगर वो उन चीजों को फुलफिल कर रहा है। ठीक है जेपी लोहिया जी, अब क्या उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले को यादव वर्सेस ब्राह्मण की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि यहां पर तो यही चीजें अब नजर आ रही है ना, एक तरफ तो बीजेपी ब्राह्मणों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, तो समाजवादी पार्टी यादवों के साथ खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको ये भी बता दें, गगन यादव जो इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी को उनको छुड़ाने को लेकर भी तमाम जो बवाल है वो इस वक्त इटावा में हो रहा है। देखिए अपूर्वा जी, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, साधु की कोई जाति नहीं होती। जो व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है, आध्यात्मिक रूप में चला जाता है, वो तो किसी फिर भी जाति जाति क्यों पूछी गई उनसे लोहिया जी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम प्रोसेस बाय प्रोसेस अगर इन चीजों को देखें, तो सबसे पहले तो उनसे उनकी जाति पूछी गई ना, उसके बाद उनका आधार कार्ड चेक किया गया और फिर तमाम चीजें खुल के सामने आई, लेकिन पहले तो जाति ही पूछी गई ना, और ब्राह्मणों की तरफ से पूछी गई नहीं। अब इस बात का क्या प्रमाण है? इस बात का क्या प्रमाण है? मैं ये बात पूछना चाहता हूं। दूसरी बात जो मैंने अभी बात कही, साधु की कोई जाति नहीं होती। जब कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में चला जाता है और गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है, तो वो स्वयं वो भगवान के रूप में, पूरा भारत जो हमारा आध्यात्मिक रूप में देखता है। साधु कोई भी हो, उसको बहुत चरण नमन करता है हर व्यक्ति। दूसरी बात, मैं एक बड़े स्पष्ट रूप से एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो पीडीए का नारा देते हैं, मैं तो कहता हूं स्पष्ट तौर पे, आज भारत के अंदर सबका साथ सबका विकास में क्या पूरा भारत नहीं समावेश है? क्या उसमें यादव, क्या उसमें गुर्जर, क्या उसमें ब्राह्मण, क्या उसमें वैश्य, क्या उसमें शूद्र? सबका साथ सबका विकास आज उत्तर भारत के अंदर मोदी जी की सरकार चल रही है। सबका साथ सबके दूसरी विकास की बात तो करिए मत, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज भी भारत देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, वहां पर जब बवाल होता है और किसी से वासी प्रवासी में यानी लोकल और दूसरे से होता है, तो थानेदार सबसे पहले पूछता है कहाँ के रहने वाले हो, और जैसे ही उसको पता लगता है ये बाहर का रहने वाला है, थानेदार अपना एटीट्यूड भूल जाता है। आप सरकारों को समझाइए, प्रशासन को समझाइए। आप ये बार बार जो है ना, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये मत करिए। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिए। चलिए लोहिया जी क्या जवाब देंगे? जी मैं बिल्कुल, मैं अपने वरिष्ठ अजय तिवारी जी की बात का जवाब दे रहा हूं। भारत के अंदर मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर के काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी के यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दंगे में मारे गए, एक विशेष समुदाय के कुछ, जो कि गलत हुआ, वो नहीं किसी की जान जानी चाहिए थी, मैं कंडम करता हूं इस बात को भी, लेकिन एक पार्टी का मुखिया एक विशेष समुदाय के लोगों को जाकर के 5-5 लाख रुपए का अनुदान देता है, और वहीं बराबर में एक शुक्ला परिवार का बच्चे की जिसको मार दिया जाता है, जिसकी जान ले ली जाती है तिरंगा लहराने के ऊपर, उसके घर समाजवादी पार्टी नहीं जाती है, उसको देखने भी नहीं जाती है, पूछने भी नहीं जाती है। यह चेहरा है समाजवादी पार्टी का। दूसरी बात, अजय जी ने जो बात कही, मैं उसका भी जवाब दे दूं। अजय जी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून राज है, और आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका परिवार। योगी जी ना किसी की जाति पे जाते हैं, योगी जी ना किसी धर्म पे जाते हैं। अगर किसी को गैस सिलेंडर मिल रहा है तो ना उसमें हिंदू मुस्लिम देखा जाता है, ना उसमें जाति देखी जाती है। अगर किसी को फिर अनाज मिल रहा है तो ना उसमें हिंदू मुस्लिम देखी जाता है, ना उसमें जाति देखी जाती है। तो निश्चित तौर पर आदरणीय मित्र, आपको याद होगा वो कोरोना का दिन, आपको याद होगा वो कोरोना के दिन भारत देश में किस तरह से पलायन कोरोना से लोगों ने भाग भाग कर किया, कितने प्रताड़ित होकर के किया। और मोदी सरकार थी, योगी सरकार थी, नीतीश कुमार सरकार थी, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग बाहर राज्यों में रहते थे, और भारत देश के हर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाने के लिए। भारतीय प्रवासी परिषद ने अजय तिवारी जी, चर्चा हम आज इटावा के विषय पर कर रहे हैं, इटावा के मुद्दे पर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कोरोना तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। साध्वी विश्वरूपा जी, जब नेता कथा स्थल को वोट बैंक की रणनीति बना दे, और तब धर्म गुरुओं का क्या यहाँ पर रोल नजर आता है?
आप क्योंकि सबसे यहाँ पर पहले तो तो ये ये पूरी देखिए, लड़ाई वोट बैंक की है, यादव वर्सेस ब्राह्मण की ये लड़ाई अब नजर आ रही है इस पूरे मामले में। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे जाति की कोई ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल आप अगर कथा की ही बात करूं, वेद व्यास जी जो कथा के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी माता तो निषाद थी, वो निषाद माता के पुत्र थे। यहीं से आप लगा लीजिए कि कहीं कोई जात पात नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां हैं। मैं अभी अखिलेश यादव जी का एक इंटरव्यू सुन रही थी, वो अभी बैठ के अपना वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 16 साल की बढ़ी हुई चुटिया को काट देना, और पीछे लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। आप देखिएगा वो वीडियो, और साथ में देखा। कि कैसा उन्हें देखा होगा, कैसा दुख हुआ उन्हें, कि कैसा मजाक बना रहे हैं। सिर्फ राजनीति के लिए कोई इतना गिर जाना, और साथ ही साथ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं इसके आगे, इसके लिए तो मैं और भी आगे जाऊंगी। तेजस्वी यादव जो एक बिहार के मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं कि कथा बकते हैं, कथावाचकों के लिए तो बोलना। ये नेताओं की बात आप समझ के देखिए। मुझे नहीं पता कि जनता किस दिशा में जा रही है। एक छोटी सी एक समझ की बात है कि जात पात से हम बहुत ऊपर आ चुके हैं शिक्षा के साथ। ठीक है, बीच में कुछ समय आया था, जाति पाति में, वर्ण व्यवस्था में बट गए थे, परंतु बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, ना साधु समाज में है, ना किसी भी में ऐसा कुछ है। ये जो राजनेता है, ये सिर्फ, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अपूर्वा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है विश्वरूपा जी, बोलिए। जी जी, ये देखिए यहाँ इनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ। कोई देखिए, कथा एक आस्था का विषय है, हमारे भारतवर्ष की, हम कहते हैं आत्मा का विषय है। उसे ये नेता लोग की कथा बकते हैं, कथावाचक को कथा बकते हैं। अगर कोई, और जाति पूछने की अब ये बात कही थी कि उनसे जाति पूछी गई है, पहले ये पूरी जो मैंने पूरा ये देखा है, उनके कुछ व्यवहार संदिग्ध लगा। जब कथा व्यास जो होता है, कथावाचक होता है, उसका आचरण, उसके व्यवहार, उसकी वाणी वो चलते हुए बता देती है। उनको उसके व्यवहार में जब कुछ ऐसा संदिग्ध लगा, तब उनसे उनकी जाति पूछी गई। नहीं तो जिन्होंने उन्हें कथा के लिए आमंत्रित किया, वो पहले भी तो गए होंगे ना उनके पास। जब वो आए हैं, उनके व्यवहार में कुछ संदिग्ध लगा, तब उनकी जाति पूछी गई। ठीक है जी लोहिया साहब, अब क्या साधु संतों की सुरक्षा उनकी जाति देखकर तय की जाएगी? और जैसा अभी साध्वी विश्वरूपा जी कह रही हैं कि उनके व्यवहार में कुछ तो संदिग्ध ऐसा लगा होगा, तभी उनसे उनकी जाति पूछी गई, और उसके बाद ठीक है जाति पूछी गई, लेकिन उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ है, देखिए अपूर्वा जी, उसे तो डिफेंड नहीं किया जा सकता सर। देखिए अपूर्वा जी, मैं स्वयं गुर्जर जाति से आता हूं, और मैं हर वर्ष पिछले लगभग 11 साल से मैं भागवत कथा का आयोजन अपने यहाँ कराता हूँ। लेकिन जो भागवत में मेरे जो यहाँ पर कथावाचक आते हैं, साध्वी शक्तिपुरी जी मेरे यहाँ थी, मैंने आज तक कभी जाति नहीं पूछी। अरे मुझे जाति से क्या लेना, मेरे लिए तो वो भगवान समान है, जो मेरे सामने बैठ करके जो हजारों श्रोताओं को जो वहां पर ज्ञान दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो भगवान समान है। हमने तो कभी जाति नहीं पूछी। लेकिन जाति पूछने का काम कौन करता है? पीडीएफ बनाने वाले उन लोगों से पूछिए जिनको पता नहीं मुझे ब्राह्मण समाज से क्या इनको दिक्कत है। पीडीएफ में पूछिए इनको कौन कौन से समाज आते हैं। दूसरी बात, देखिए ब्राह्मण समाज तो वो इतना बड़ा समुद्र है कि उसके अंदर कोई भी जाति समाज आए, इतना बड़ा समुद्र है ब्राह्मण पंडित समाज। तो ये तो पीडीएफ वालों को समझना चाहिए। चलिए ठीक है राकेश प्रजापति जी, राजनीति जब धर्म और जाति को मिलाकर पेश की जाती है तो फिर देखिए समाज टूटता है, और यही चीजें मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में हो रही है। एक तरफ यादव, एक तरफ ब्राह्मण, फायदा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का ही होगा। कुछ दिन में वो जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी छूट जाएंगे, गगन यादव भी छूट जाएगा, लेकिन इस वोट बैंक तो फिर यहाँ राजनीतिक पार्टियों का ही भरेगा। जी अपूर्वा जी, देखिए पहले जो मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं किसी तरीके से, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, जेपी लोहिया जी ने भी पहले कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जाति गणना की बात कर रहे हैं, जाति पूछने की बात कर रहे हैं। चलिए जाति पूछी गई, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा पीडीएफ में कौन कौन सी जाति आती है थोड़ा बताओगे राकेश जी? पीडीएफ में सभी आते हैं। पी का मतलब है पिछड़ा, ठीक है, सारे पिछड़े। डी का मतलब है दलित, ए का मतलब आदिवासी, अल्पसंख्यक, वो अगड़ा जो इसमें आपने ब्राह्मण को छोड़ दिया, इसमें आपने पीडीएफ के ब्राह्मण को छोड़ दिया, राजपूत को छोड़ दिया।
आता होता तिवारी जी, आपको पता है। राकेश जी, पीडीए, मुझे लग रहा है पीडीए को लेके अलग अलग डेफिनेशन बनी है क्या समाजवादी पार्टी में? आप पीडीए की अलग डेफिनेशन बताते हैं, कल को कोई और प्रवक्ता हमारे साथ बैठे थे, वो पीडीए की अलग डेफिनेशन बता रहे थे। एक ही डेफिनेशन है, एक ही डेफिनेशन है। एक का मतलब अगर पीडीए मीन्स वोट बैंक। नहीं, कल तक ये एक का मतलब अल्पसंख्यक बताते थे, आज झगड़ा बताने लग गए हैं। अपूर्वा जी, बिल्कुल इनके किसी भी नेता को पूछिए, ये पीडीए की सारे नेता इनकी अलग अलग डेफिनेशन देंगे। मुझे लगता है राकेश जी एक बार अखिलेश यादव जी के साथ बैठ के आप लोगों को ये क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें पीडीए की कौन सी डेफिनेशन लेकर चलनी है आगे, और तमाम प्रवक्ताओं को भी ये चीज बतानी चाहिए। अब देखिए, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे ही साथ चर्चा में बैठे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, वो तो मुझे पीडीए का कोई और डेफिनेशन बताकर चले गए, आप मुझे कोई और डेफिनेशन बता रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन भी तो नहीं है आप लोगों के बीच में सर। देखिए मैं ठीक है जेपी जी, 1 मिनट रुक जाइए, अभी उनकी बात कंप्लीट हो जाए राकेश जी की। ठीक है राकेश जी, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप पीडीए की जाति पूछेंगे और जाति पूछ करके उसके बाल काटेंगे, जाति पूछ करके मूत्र से छिड़का पड़ेंगे। अच्छा, आपके पीडीए में ब्राह्मण नहीं आते क्या? मत दो राकेश जी, आपके पीडीए में ब्राह्मण नहीं आते क्या? राकेश जी, हमारे पीडीए में पहले पूरी ना ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना वैश्य, ना शूद्र, कुछ नहीं है। राजनीतिक पार्टी का ठीक है राकेश जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। राकेश जी की सब लोग बोलेंगे तो क्या? नहीं, कोई नहीं, बीच में कोई नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं। ठीक है राकेश जी, बोलिए। यही पीडीए आप लोग पिछड़ों को बोलना देना नहीं चाहते, यही पीडीए आप लोग। अरे राकेश जी, चाहते यही पीडीए। अरे क्यों नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, अगर पीडीए में ब्राह्मण नहीं आता होता तो माता प्रसाद पांडे जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पद था, वो देने का काम किया। अगर पीडीए में पिछड़ा ब्राह्मण नहीं आता तो जो एक हमारा छोड़ करके चला गया मनोज पांडे, जिसे मुख्य सचेतक बनाया हुआ था, दूसरे नंबर का पद देने का पद था, वो ब्राह्मण। अगर पीडीए नहीं होता तो हर साल परशुराम जयंती नहीं मनाई जाती। अगर पीडीए में ब्राह्मण नहीं होता तो परशुराम की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया होता। अगर पीडीए नहीं होता तो सबसे ज्यादा हमारे पैनलिस्ट साथी पीडीए में ब्राह्मण जाति से, आप जानती हैं अच्छी तरीके से। कैसी बातें कर रहे हैं? आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी आरोप लगा दे, केवल जो सच्चाई से भागने का काम समाजवादी पार्टी कभी नहीं करती है। पीडीए में पूरी फुल फॉर्म यही है, किसी से भी पूछ लीजिएगा, आप कुछ भी कह दे। पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब आदिवासी, आदिवादी, वो अगड़ा जो समाजवाद में विश्वास रखता है, जो संविधान को मानता है, जो मनुस्मृति में विश्वास करता है, ठीक है चलिए, ठीक है राकेश जी। जेपी जी 2 सेकंड। हाँ जेपी जी बताइए। अपूर्वा जी, मैं अखिलेश जी के मैं एक वीडियो आपको भेज दूंगा, जिस दिन उन्होंने पीडीए बनाया था, अखिलेश जी के मैं बयान को कोट कर रहा हूं जी। पीडीए का मतलब इन्होंने बताया था, अखिलेश जी ने, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और ये वीडियो है और ये पूरे पब्लिक डोमेन में है। राकेश जी जाकर के देख लेंगे, अगर नहीं होगी तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। मुझे लगता है समय के साथ साथ ये डेफिनेशन भी मॉडिफाई हो रही है। जी चलिए अजय तिवारी जी, समय के साथ साथ ये डेफिनेशन भी मॉडिफाई हो रही है क्या पीडीए की? जिस तरफ देख रहे हैं पलड़ा जिस तरफ हल्का होता जा रहा है, डेफिनेशन बदल जा रही है। और ये बात बिल्कुल मैं कहूंगा कि अभी जो हमारे प्रजापति साहब कह रहे थे, इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर ये ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर, ये करते हैं, अगर ये नहीं करते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। प्रजापति जी, ये वही समाजवादी पार्टी है जो जनेश्वर मिश्र के बल पर बनी है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने परशुराम को मूर्तियां लगाई। मैं मानता हूं, मैं ये इससे इनकार नहीं करता। हर यादव ब्राह्मण का, हर जाति का सम्मान करे, इससे अच्छी बात और क्या है। लेकिन ये जो पंगा हुआ है, ये जो आतताईपन हुआ है, यह जो गलत काम हुआ है, ये डिबेट इस पर जो हो रही है, इसे राजनीतिक टूल देने की बजाय दोनों को सजा देनी चाहिए। अगर कोई गलत है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, और चाहे वो किसी जाति का हो, जो गलत है वो गलत है और उसको सजा मिलनी चाहिए। और योगी जी ने अगर किया है तो इसमें जवाब जरूर देना चाहूंगा। नहीं ठीक है प्रजापति जी,
मैंने है। आपको यह तक बता दिया, अभी आपने जनेश्वर मिश्र का नाम नहीं लिया था, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि अखिलेश यादव जी, जब मैं भी कानपुर में रहा हूं भाई साहब, कानपुर शासक में रहा हूं, अखिलेश जी, जनेश्वर मिश्र जी आया करते थे। ब्राह्मणों का सम्मान तो हर यादव ने किया, ऐसा थोड़ी मैं मना कर रहा हूं, लेकिन सोचने की बात है कि जो ये विवाद हुआ है, इसको राजनीतिक टूल ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है साध्वी विश्वरूपा जी, अब संत समाज की तरफ से इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जा रहा है? क्या आप लोगों की तरफ से भी कुछ इनिशिएट लिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल अपूर्वा जी, देखिए यहाँ कोई जात पात को लेके बिल्कुल ये घटना नहीं है। सभी पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्व को समझना होगा, और कहीं कोई भी जाति का व्यक्ति जिसे सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, वेद का ज्ञान होना चाहिए, वो कथा कर सकता है। ये एक आपराधिक मामला है। धोखा देना, स्वांग रचकर झूठ बोलना, 2 आधार कार्ड बनाना, यजमान ने उसके जो बाल काटे हैं या जो मूत्र का छिड़काव किया है, या फिर रेणु तिवारी के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये 4-5 इसमें ऐसी बातें हैं जो आपराधिक मामले की तरफ, इससे ज्यादा ये मामला अपराध और कोई जात पात का नहीं है। साथ ही साथ शायद एक बात और हो सकती है, हो सकता है ये सारा स्वांग रचा गया हो आने वाले चुनाव के लिए। हो सकता है जात ये पहले से ही कुछ प्री प्लानिंग हो, आगे हो सकता है कुछ भी हो सकता है। ये संत समाज देख भी सकता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, यानी ये माना जाए कि साधु संत समाज इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप लेता हुआ यहाँ पर नहीं मान रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह से आपराधिक मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए और आगे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। राजेश तिवारी जी, राकेश तिवारी, प्रजापति जी। अपूर्वा जी, जो तिवारी जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं पहले ही कह रहा हूँ, पहले तो अपना नाम ध्यान रखिए, राकेश तिवारी है और मेरा नाम अजय प्रजापति है। नहीं, मैं तो अरे मैं यहाँ पर भी अदला बदली हो गई, यहाँ पर भी अदला बदली हो गई। नहीं, देखिए ये अपूर्वा जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, मुझे पता है। नहीं, वो मेरे लिए ही है, वो मुझसे ही अदला बदली हो गई, पर मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन नहीं था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। जी बताइए। ये ब्राह्मण और यदुवंशियों की तो बहुत पुराना इतिहास है, द्वापर इससे चला आ रहा है, जिसमें किशन जी ने अपना सारा साम्राज्य एक गरीब ब्राह्मण सुदामा जी को दे दिया था। और मुझे कोई डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अगर ब्राह्मणों का हिंदू समाज में सबसे ज्यादा सम्मान कोई करता है तो यादव ही करता है। लेकिन आज यादवों के साथ ये घटना हुई है, इस पर आकर के ब्राह्मण समाज को ये चाहिए कि इस पर आकर के अपना पक्ष रखें मजबूती से। और यादव समाज के लोग जो सम्मान लगातार देते थे, क्योंकि उस दिन से मीडिया पर मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है, जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको बताऊं, अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरीके की अमानवीय घटना हुई है, मैं कह रहा हूँ कितनी भी गलतियां रही थी, अगर उन्होंने महिला के साथ छेड़खानी की, पहले तो हुई नहीं है छेड़खानी, क्योंकि अब देखिए मामला ये पूरा राकेश जी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। उस पर अपूर्वा जी, उस पर किसी भी तरीके की कोई अगर अमानवीय, अगर कोई गलती की गई थी तो उसके लिए भारत का संविधान बना हुआ है। आप उनको इस तरीके, अरे बताइए अपूर्वा जी, वो वीडियो आपने देखी है, एक महिला जी देखिए, बिल्कुल देखिए, वैसे उसके शरीर के अंगों के साथ खेला जा रहा है। किस तरीके, अगर पैर छुड़वाने की जगह उसकी नाक रगड़वाई जा रही है, मूत्र से वो किया जा रहा है। They say life is a race, but there are those to whom life is a sport. A sport that isn't just about winning, but about the pursuit of excellence. Introducing the Honda City Sport. Life is a sport. भेद पर बैठ सकता है। और मैं सभी को कहना चाहता हूं, जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है, वासी प्रवासी अप्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। ठीक है, जेपी लोहिया जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट सर आपका।
देखिए, पहली बात तो यह पूर्वा जी कि वो व्यक्ति साधु संत हो ही नहीं सकता जो देश के अंदर 2-2 आधार कार्ड रखता हो। मैं तो उसको मानता ही नहीं, क्योंकि वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है। वो अपने आप में ही गैर संवैधानिक है। दूसरी बात, जिस प्रकार की आपके प्रधानमंत्री जी की डिग्रियों का पता नहीं है आज तक, कौन सी डिग्री का असली है, कौन सी डिग्री नकली है। वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, देश के गृह मंत्री तड़ीपार रह चुके हैं। आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे ही समाज के तुलसी प्रजापति के इनकाउंटर में उन्हें तड़ीपार किया गया था। कैसी बातें कर रहे हो लोहिया जी? जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का गृह मंत्री बन सकता है। नहीं राकेश जी, अब देखिए, अगर मामला आपराधिक है तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए, और अपूर्वा अगर धार्मिक मामला ये है किस प्रकार लेकिन का बेतुका आप तर्क दे रहे हो? उस पे राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है पक्ष या विपक्ष की तरफ से, तो वो चीजें अपूर्वा भी जी, गलत है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अपूर्वा जी, अपूर्वा जी, जी आज तक पता नहीं है। अपूर्वा जी, एक मिनट राकेश जी, एक मिनट सर। देश के गृह मंत्री नहीं अपूर्वा जी, देखिए, ये चीजें मत करिए सर, ये चीजें मत अपूर्वा करिए। जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ, चर्चा को खत्म भी करना है सर, हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे इस अपूर्वा पूरी जी, चर्चा के बाद। ठीक है जेपी जी। बिल्कुल गलत नहीं है। अपूर्वा जी, देखिए जी इनसे देखिए, इन लोगों से उम्मीद ज्यादा हम कर भी नहीं सकते। इन्होंने तो पहले स्टेटमेंट में ये बोल दिया था कि कोई भी व्यक्ति कितने आधार कार्ड बना लेगा। इन्होंने तो पहले स्टेटमेंट में ये बोल दिया था। लेकिन मेरे देश के अंदर एक ही आधार कार्ड बन सकता है, एक ही पैन कार्ड बन सकता है। अगर दूसरा बनाओगे तो संवैधानिक रूप से वो आपको आपराधिक श्रेणी में आएगा। उसके लिए कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। तो आप लोग उसको जातीय विवाद का रूप क्यों देना चाहते हो? सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। ठीक है। अखिलेश जी को ऐसी क्या इतनी जल्दी थी जो जाकर वहां करके आज तक देश के इतिहास में किसी भी इस प्रकार की व्यक्ति के साथ पिटाई हुई हो, किसके साथ में उसको सम्मान कर रहा हो? अखिलेश जी, ठीक है जेपी लोहिया जी, माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त हमें इतनी ही इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए, चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जेपी लोहिया जी, राकेश प्रजापति जी, साध्वी विश्वरूपा जी और अजय तिवारी जी। तो देखिए, मंच तो कथा का था, लेकिन कहानी जाति की बन गई। जिस तरह से दो कथावाचकों के साथ अमानवीयता की गई है, एक पक्ष ये कह रहा है कि ये आपराधिक गतिविधि थी, उनके पास 2 आधार कार्ड मिले हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है। खैर, ये जांच का विषय है, और यहां पर ये जो पूरा फैसला है वो हम जनता के विवेक पर, दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं कि क्या वाकई ये एक आपराधिक मामला था, या फिर जिस तरह से ब्राह्मणों की तरफ से जाति पूछी गई और ये सुन के कि वो यादव जाति के थे, उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, क्या वाकई अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस यादव की जाति वाली जो राजनीति है वो शुरू हो गई है? और आखिर ये करके किसको इसका फायदा मिलने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।